चैप्टर नंबर 1 जहां सबसे पहले बातें यही शुरू होती है मैनेजमेंट क्या होता है, जो काफी ज्यादा आसान है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस गोल को ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, वो भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ। जहां एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम वक्त में चीजों को अटेम्प्ट करना, कम वक्त में चीजों को अटेम्प्ट करना और कम कीमत में अटेम्प्ट करना। इफेक्टिवनेस का मतलब तो होता है कि वेदर आप गोल को अचीव कर पा रहे हो या नहीं। जैसे एक मैनेजर को टारगेट दिया और वो अपना टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहा, माना वो वक्त कम ही लगा रहा है, माना वो कीमत यानी कॉस्ट कांस्टेंट को भी ध्यान में रख रहा है। उसे शुरुआत में बोला गया था कि भाई आपको हर प्रोडक्ट को बनाते वक्त कॉस्ट बहुत ज्यादा ना लग जाए, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में कई बार खर्चा ज्यादा लग जाता है। तो कॉस्ट कांस्टेंट को तो ध्यान में रख रहा है, कॉस्ट वो एक्सीड नहीं होने दे रहा, लेकिन इस चक्कर में वो इफेक्टिवनेस में फेल हो गया। अगर यानी अचीवमेंट ही नहीं कर पाया, जो उसे बोला गया था कि भैया 500 यूनिट जरूर बनानी है, उसने 500 यूनिट का ही प्रोडक्शन वो नहीं कर पाया, तो वो इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर उसने गोल तो अचीव कर लिया, टारगेट जो दिया था वो तो अचीव कर लिया, लेकिन गिवन कंडीशंस में नहीं अचीव किया, जो वक्त दिया था, जो कीमत बताई गई थी उसमें उसने अचीव नहीं किया, तो वो एफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करते हो, वो भी एक इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे करके बातें हैं। देन यही बचकानी सी बात है कि फीचर्स क्या हैं जो लगभग लगभग सभी चैप्टर में एक जैसे से रहते हैं, कि मैनेजमेंट की मदद से ही हम गोल्स को अचीव करते हैं। मेन हिस्सा हमारा रहता है गोल अचीव करना, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब कि ये सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस सेक्टर, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह का, या इवन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल वेलफेयर वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की नीड तो हर जगह ही पड़ती है। जैसे कि अक्सर एक लाइन बोली जाती है क्या, कि गॉड इज अ परवेसिव। इसका मतलब क्या हुआ, गॉड इज अ परवेसिव है, भगवान हर जगह है, तो मैनेजमेंट भी हर जगह है, मैनेजमेंट की भी जरूरत हर जगह पड़ती है आपकी। तो ये वाली बात है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसके जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस मतलब कि जहां जहां आपको ध्यान देना है, डायमेंशंस का मतलब जो इसके किनारे हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, जहां जहां आपको ध्यान देना है, तो सिर्फ एक दिशा में ध्यान नहीं देना, मल्टीपल डायमेंशंस में आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं याद भी होगा कुछ बच्चों को तो जरूर, कि वो अलग अलग डायमेंशन मेनली हमारी पढ़ाई के अंदर क्या क्या थे, बताओ क्या क्या थे। हाँ, तो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और इन सभी बातों का हल्के वर्ड्स के अंदर मतलब क्या था, अगर मतलब की बात करें, क्योंकि फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब था। हाँ सही बात है, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर बेसिकली हम सारे के सारे अपने मेनली टारगेट्स की बातें करते हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, मेनली एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मशीन, रॉ मटेरियल जैसे रिसोर्सेज भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स भी तो आएगा, हमारे एम्प्लॉयज भी तो आएंगे। तो उस काम को करने के लिए जो लोगों की जरूरत पड़ती है, लोगों की जो हम ड्यूटीज रिलेशनशिप क्लियर करके देते हैं, उन्हें जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बताते हैं, तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर है। हमने सपना देख लिया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क कर लिया, उस वर्क को अचीव करने के लिए लोग भी डिसाइड कर लिए कौन कौन चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आ गया। लेकिन जब बात आएगी ग्राउंड लेवल पर, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस क्या फॉलो करने हैं, यानी स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, प्रॉपर्ली ऑपरेशंस कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे, जो इनिशियली हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो वो आपके मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर कवर होता है। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, जिसमें 3 डायमेंशंस की ही मेनली बातें की जाती हैं। ये तो काफी ज्यादा आसान बात है, हर किसी दूसरे फीचर्स में तो आ जाता है ये कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, कि एक बार नहीं करना बल्कि बारंबार बार बार आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट कोई आइसोलेशन में नहीं होता। आइसोलेशन मतलब कि अकेले बैठे हैं, अकेले ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसका, अपना, ऐसे तो नहीं होता। आमतौर पे मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आप किसी टीम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जहां पर काफी सारे नंबर ऑफ पर्सन होंगे, यानी इन शॉर्ट टीम एक ग्रुप की एक्टिविटी है। ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसका कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसको अचीव किया जाता है। तो एक ग्रुप होता है, टीम होता है, जिसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स के केस में हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, नाम से तो समझ में आ ही गया है कि मैनेजमेंट दिखता तो नहीं है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, अकाउंट्स में ही पढ़ते हैं इंटेंजिबल एसेट, जो दिखते तो नहीं है लेकिन जिनका क्या, हाँ, इफेक्ट होता है। और इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है।
तो कई बार इस तरह की लैंग्वेज भी केस स्टडी के अंदर आ जाती हैं कि कोई चीज है, कोई कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, कोई चीज है, कोई आइटम है, कोई तो चीज ऐसी है जो दिखती नहीं है लेकिन जिसका बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉपर वे में हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जिसका बेनिफिट महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे में कौन सा फीचर यहां पर डिपिक्ट हो रहा है मैनेजमेंट का, तो इंटेंजिबल फोर्स। तो जिसका बेनिफिट हम फील कर सकते हैं, बेनिफिट कैन बी फेल्ट, लेकिन वो चीज नजर नहीं आएगी, उसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं हम। देन उसके बाद में फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। हाँ भैया, फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, जहां फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कुछ और नहीं बल्कि, हाँ, तो देखो फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट अपने माइंड के अंदर इसी तरीके से रिटेन करना है आपको कि मैनेजमेंट के फीचर अलग चीज है और फंक्शंस तो कुछ और नहीं बल्कि हमारे जो सिलेबस में अलग अलग चैप्टर हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो यही है आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे ज्यादा बार जो केस स्टडी आती है वो इसी तरीके से आती है, जहां पर केस स्टडी के अंदर बोल दिया जाता है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे करके बोल दिया जाता है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फिर ब्ला ब्ला कुछ भी लिखा रहता है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करनी, बल्कि इन्हीं सारे के सारे जो चैप्टर के नाम हैं इनमें से किसी एक का नाम लेना होता है। जहां सभी का मतलब उम्मीद करता हूं पहले से ही जानते हैं हम। प्लानिंग का मतलब पहले से ही प्लान करना, थिंक इन एडवांस, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना, गोल्स को सेट करना, कैसे आप उसे अचीव करोगे, एक पाथ डिसाइड करना, किस तरीके से चीजों को चलाओगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, जो हमने प्लानिंग की थी जो लगभग एक बंद कमरे के अंदर ही की होगी, क्या एक बंद कमरे के अंदर बैठकर प्लानिंग की जा सकती है? हाँ की जा सकती है, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजिंग बंद कमरे में की जा सकती है? तो ऑब्वियसली नहीं। ऑर्गेनाइजिंग स्टेप के अंदर तो जो हमने प्लान किया था उस काम को करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, उन रिसोर्सेज को अरेंज करने से लेकर, अब रिसोर्सेज कौन से हुए, मशीन, रॉ मटेरियल कहां से खरीदेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो बेसिकली उन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमारे एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स वगैरह क्रिएट करना, साथ ही साथ उनके बीच के वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर करना, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कवर हो जाती हैं, ध्यान रखना। तो वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर करना, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, तो वो सब कुछ हमारे ऑर्गेनाइजिंग स्टेप के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद में स्टाफिंग, जहां स्टाफिंग का मतलब आम भाषा में काफी कम शब्दों के अंदर तो यही है, क्या, एम्प्लॉइज वगैरह रखना। हालांकि एम्प्लॉय रखना, साथ ही साथ एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उनकी प्लेसमेंट, कंपनसेशन, सैलरी वगैरह पे करना, सब कुछ स्टाफिंग में ही आ जाता है, जिसको कि एक कॉमन वर्ड में ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, जो इस चैप्टर के अंदर हम बातें बोलते भी हैं। डायरेक्टिंग, जहां मेनली यहां इस स्टेप से ही तो मेनली काम होना शुरू होता है, अब से पहले काम थोड़ी ना होता है, मेनली यहां से काम होना शुरू होता है। एक्शंस की जो बिगिनिंग होती है वो यहां से होती है। यहां तो सोच रहे थे काम करने की, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में तो सिर्फ रिसोर्सेज जुटा रहे थे, स्टाफिंग में तो सिर्फ एम्प्लॉइज रख रहे थे हम। मेनली काम कहां से शुरू होता है, यहां से। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, ऑर्डर देना। तो ऑर्डर देते वक्त ऑब्वियसली हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल्स का, मोटिवेशनल स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का। यही कारण है ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। तो लोगों को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, ये सारी सारी चीजें यहां इस चैप्टर में आती हैं। और सबसे आखिरी में कंट्रोलिंग, यानी कि चेक करना परफॉर्मेंस पर, तो ये कंट्रोलिंग। तो बेसिकली मेन मुद्दे की बात यहां इस टॉपिक से आपको सबसे ज्यादा मेनली तो ये याद रखना है, जब कहीं भी ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन वर्ड आया अगर केस स्टडी के अंदर, तो तब बेसिकली इन पांचों में से ही आपको कोई ना कोई एक नाम लेना होता है, ध्यान रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो काफी हद तक फीचर के जैसा सा भी रहेगा कि आमतौर पर मैनेजमेंट की मदद से आसानी से ग्रुप गोल अचीव कर लिए जाते हैं। एक इंडिविजुअल गोल होता है जो पर्सनल लेवल पर होते हैं, जो एम्प्लॉइज के होते हैं। यहां बात कर रहे हैं ग्रुप गोल की। ग्रुप गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म तब करेगी जब कंपनी के सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो सब मिलके परफॉर्म करेंगे, तो ग्रुप गोल। इसी की मदद से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब जानते हैं हम लोग, कम कीमत में प्रोडक्ट बनाना और सही वक्त पे सामान तैयार करना। तो मैनेजमेंट की जब अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो एफिशिएंटली काम होगा। ये क्रिएट कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अगर मार्केट में यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमारे चैप्टर नंबर तीसरा, चैप्टर नंबर 3, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग अलग डायमेंशन होते हैं हमारे, उनमें लगातार बदलाव आते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो बेसिकली उस बदले हुए एनवायरनमेंट के अंदर भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर वे में मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। तो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना देता है। डायनेमिक मतलब अगर मार्केट में कोई भी बदलाव आएगा तो हम भी इजीली उससे कॉप अप कर पाएंगे काफी आसानी से। जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको मैं पर्सनल गोल भी कह सकता हूं। एक चीज होती है ग्रुप गोल, एक होता है पर्सनल गोल। अब ग्रुप गोल के बारे में मैं बात कर रहा था ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जो कि है कंपनी को ग्रो कराना। लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, एक इंडिविजुअल पर्सनल एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है कि एम्प्लॉय की भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, एम्प्लॉय की भी तो सैलरी हाइक होनी चाहिए, एम्प्लॉय को भी तो प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको भी तो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन मिलना चाहिए।
जब हम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम एक स्टाफिंग की बातें करते हैं, तो स्टाफिंग के अंदर ऑब्वियसली हम इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव साथ के साथ अचीव होते रहें विद ग्रुप गोल। कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करे ही करें, लेकिन जो उसके अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं उनके भी अपने पर्सनल लेवल पर बेनिफिट उन्हें मिलते रहें। और साथ ही साथ ये पॉइंट भी हाँ होता तो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हालांकि आमतौर पर मैनेजमेंट के अंदर एक जो सबसे ज्यादा एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है असल जिंदगी के अंदर, तो वो यही है कि आमतौर पर मैनेजमेंट करते वक्त जो एक मैनेजर है वो सोसाइटी की भी डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचता है। तो क्या ऐसा होता है? तो रियल लाइफ में असल जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ध्यान दिया तो जाना चाहिए। और यही कारण है कि क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में भी अलग से एक चैप्टर बना दिया था तुम्हारे इस चीज का। कौन सा? बस हो गए हक्के बक्के। तो भैया एक चैप्टर था आपका पूरा का पूरा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, जिस चैप्टर के अंदर बस यही सारा बखान किया गया था कि एक बिजनेस को क्यों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्यों सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। एक लाइन में तो जवाब यही है कि भाई सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना पैसा बना रहे हैं तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हालांकि थियोरेटिकल बात है, कुछ हद तक काफी कंपनीज क्या करती भी हैं या नहीं, तो करती हैं। और जो नहीं करती तो क्या सरकार उनसे करवाती है या नहीं? क्या सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया हुआ है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी, आपको डोनेशन देनी ही पड़ेगी? डोनेशन वैसे तो एक वॉलंटरी कंसेप्ट है कि भाई डोनेशन देनी है नहीं देनी तुम्हारी मर्जी, देनी हो दो, नहीं देनी है मत दो। लेकिन क्या सरकार ने कोई लॉ बनाया हुआ है कि नहीं डोनेशन करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे नहीं करोगे तुम डोनेशन? ऐसा कुछ बोला हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल बोला हुआ है। हालांकि क्या सभी कंपनीज के लिए बोला हुआ है? तो ऑब्वियसली नहीं भाई, छोटी कंपनी तो छोटी कंपनी है, मिड कंपनी नहीं उन्हें भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने करोड़ों का टर्नओवर है इनका, तो थोड़ी बहुत छींट इधर उधर भी गिरा दें, सीधी सी बात है। तो इनके लिए कानून बनाए हुए है कि अपने नेट प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूर लगाओगे, और ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो पेनल्टी डाल देंगे आपके ऊपर। तो डोनेशन को भी कंपलसरी बना दिया, लेकिन सिर्फ बहुत बड़ी कंपनीज के लिए। कौन सी बड़ी कंपनीज के लिए वो मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो देखिए ये अलग अलग चीजें हैं। एक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और घर पर जाकर करना क्या है, इनको बाइफरगेट करें कि फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है। जहां सिमिलैरिटी किन में है सबसे ज्यादा, तो ये जो फीचर्स हैं और ये जो इंपॉर्टेंस हैं इनके अंदर काफी सिमिलैरिटी है। फंक्शन तो बिल्कुल अलग है। फंक्शन तो ये जो हमारे चैप्टर के नाम है ये सारे के सारे हैं। इसके अलावा लेवल्स की बात करेंगे तो लेवल भी बिल्कुल अलग है। ये पिरामिड बचपन से पढ़ी रहे हैं, मतलब 12वीं के बचपन से शुरुआत से ही बार बार आ जाता था। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, नाम से भी जानते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा निचली हायरार्की के लोग मैनेजमेंट वाले एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप लेवल सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। मिडिल लेवल के अंदर डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड एग्जिस्ट करते हैं, यानी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब कहाँ फॉल करेंगे, मिडिल लेवल पर फॉल करेंगे। एग्जाम के हिसाब से इनके बेसिकली आप लोग थोड़े बहुत फंक्शन भी लर्न कर सकते हैं कि आमतौर पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर ये जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं इनकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो हम काफी हद तक थोड़ा बहुत तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। मिडिल लेवल वालों का क्या काम है, ऊपर से ऑर्डर लेना और उस काम को नीचे एग्जीक्यूट करवाना। मिडिल लेवल वालों का और सबसे ज्यादा बड़ा मेन काम क्या है, ये लिंक है किसके बीच में, ऊपर वाले और नीचे वालों के बीच में, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। लोअर लेवल वालों के कोई भी ग्रीवेंसेस होंगी, समस्याएं होंगी, तो उसको ऊपर शिफ्ट करना। टॉप लेवल वालों की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्रिएट करना, एक कंपनी के बड़े लेवल के डिसीजंस लेना, स्ट्रेटेजीज तैयार करना, और उसको वाया डिसेंट्रलाइजेशन धीरे 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 निचले लेवल पर लेके आना कि भाई धीरे धीरे हमारे पास में जो पावर है वो हम धीरे धीरे बांटेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, लोअर लेवल तक बार बार पावर को पहुंचाएंगे। तो ये टॉपिक तो उम्मीद करता हूं सबसे ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर फोरमैन और सुपरवाइजर आते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट टीम का ही हिस्सा होते हैं। लेबर कहाँ आती है, एम्प्लॉय कहाँ आते हैं? तो बेसिकली जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज हैं, वो तो कोई मैनेजमेंट का हिस्सा होते ही नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं आते हैं, वो इस पिरामिड के नीचे बैठे हुए दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उन एम्प्लॉय के ऊपर ये तीनों के तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। जहां ये एम्प्लॉय के ऊपर इमीडिएट सबॉर्डिनेट कौन है, ये सुपरवाइजर खड़ा रहता है ना आमतौर पे सभी लेबर के ऊपर देखने के लिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो लेबर है वो एम्प्लॉय है, वो कहाँ है, वो इस पिरामिड में है ही नहीं, इसके नीचे है। ठीक है, ओके, तो ये वाली बातें हैं। खैर, देन उसके बाद में सबसे आखिरी एक ये कोऑर्डिनेशन, नाम से क्या समझ में आता है पता ही है हमें कि चीजों के बीच में एक समन्वय, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना। बैलेंस कि ये जो जितने भी सारे के सारे अलग अलग फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं जिन्हें आगे चलकर चैप्टर की फॉर्म में पढ़ते हैं हम,
प्लानिंग हुआ, देन उसके बाद में चीजों को जुटाते हैं, हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, देन एम्प्लॉय को रखते हैं, अगर अंडर स्टाफिंग है, ओवर स्टाफिंग है तो ले ऑफ करते हैं, उनके ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं सही तरह से, लीडरशिप और मोटिवेशनल स्किल्स का ध्यान में रखते हुए, आखिरी में परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो ये सारे के सारे काम सिस्टमेटिक वे में करने होते हैं, बैलेंस्ड वे में करने होते हैं। ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग के बाद सीधा स्टाफिंग कर दी, बीच में ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी आपको। ऐसा तो नहीं प्लानिंग के बाद सीधा कंट्रोलिंग करोगे, किस चीज की कंट्रोलिंग, किस चीज को चेक करोगे, काम तो कुछ किया ही नहीं है। खैर, तो मतलब ये चीजें की सारी प्रोसेस वाइज चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, और इन चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना काफी ज्यादा जरूरी है, बैलेंस मेंटेन होना काफी ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स जो बाइंड करती है इन सारी की सारी एक्टिविटीज को, सारे के सारे फंक्शंस को, जिसके फीचर्स भी पढ़ सकते हो। ऐसा सही है जैसे हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स ही हैं कि ग्रुप एफर्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, तो लगभग लगभग कुछ ऐसी ही चीजें हैं। इंपॉर्टेंस है सबसे आखिरी टॉपिक एक हमारा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस क्या कि आमतौर पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट किन ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। अब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, गिने चुने एम्प्लॉइज हैं, क्या वहां इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? तो जवाब है ना, वो तो खुद ही 2 मिनट में बात कर लेंगे, ऐसे आवाज लगा के तो दूसरों को बुला ही लेंगे, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता चला जाता है तो उतनी ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती चली जाती है। एक कंपनी जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो वहां तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला पॉइंट ये जो होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी। साइज कम है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी कम है। खैर, देन इसके बाद में देखो, एक फैक्टर तो होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फैक्टर हो जाता है हमारा स्पेशलाइजेशन। अगर आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, जिस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं, आप काम को अलग अलग हिस्सों में बांटोगे जरूर, आप काम को अलग अलग हिस्सों में बांटोगे जरूर। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही सबसे पहला प्रिंसिपल तो सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। यही तो बोलते हैं हम कि काम को एक ही इंसान से नहीं कराएंगे, काम के अलग अलग हिस्से तोड़ देंगे जॉब्स की फॉर्म में, और एक नेचर के काम को एक इंसान से कराएंगे और बार बार उससे वही काम कराएंगे जिससे कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाए, स्पेशलिस्ट हो जाए। अब अगर काम को ऐसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ दोगे आप, तो अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे, आपके अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी स्पेशलाइजेशन नहीं, इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दे रहे आप, तो बेसिकली उस सिचुएशन में अलग अलग हिस्सों में नहीं टूटेगा आपका प्रोसेस, तो आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो जितना ज्यादा आप स्पेशलाइजेशन की जरूरत महसूस करेंगे, तो उतना ज्यादा आपकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ती चली जाती है। और इसी ही पॉइंट में एक और बात भी आती है। एक तो बात आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप एम्प्लॉइज के बीच में ही वर्क को बांट देते हो। अगली बात, कई बार हम स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेने के लिए एक्सटर्नल पार्टीज से भी कांटेक्ट करते हैं। किसी लीगल मुद्दे में किसी एडवोकेट से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, किसी सीएस कंपनी सेक्रेटरी से ले रहे हैं, किसी टैक्सेशन के मुद्दे से में किसी सीए से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में टाइम टू टाइम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि अगर किसी सीए से हम अपना कुछ काम करवा रहे हैं, तो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि भैया बातचीत करते रहना उनसे कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, कैसे काम करने को कह रहे हैं, तो बातचीत करते रहना। बातचीत करने का मतलब वही कि बैलेंस आउट जो चीजों को है बैलेंस करते रहना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रहना। तो उस सिचुएशन में भी ये वाली बात आ जाती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन यही है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है, फंक्शंस हैं, उनको अलग अलग अगर बांटोगे, सेल्स का सारा हिसाब किताब अलग, फाइनेंस का सारा हिसाब किताब अलग, अकाउंट्स का सारा हिसाब किताब अलग, अगर आप इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस बांटोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस सिचुएशन में सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत बनने वाली है आपकी। लेकिन अगर आपका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या मतलब, ये एक एक एम्प्लॉय भी रखोगे, ऐसे सैलरी बहुत पड़ेगी, तो आमतौर पे वहां पे तो एक ही होता है, बस एक। कौन है तू? मैनेजर। क्या करना है तुम्हें? सब देखना है सब देखोगे, सेल्स भी तुम देखोगे, सही टाइम पे माल भी खरीदना है, तुम्हें ही खरीदना है, एडवर्टीजमेंट भी तुम ही देख लेना, आसपास में बैनर वैनर छपवाने कब करवाने। तो आमतौर पे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ही होता है, बस मैनेजर। अलग अलग फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाए जाते। तो जितना ज्यादा फंक्शनल डिफरेंशिएशन आप करोगे, तो उतना ही ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत लगेगी। कम करोगे फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो कम जरूरत पड़ने वाली है। हो गई बात खत्म, हो गई चैप्टर नंबर 1 की बात खत्म। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर यही है, अंडरस्टैंडिंग की बात मैंने कर ली। एक बार आराम से इसे देख लें, अगर किसी टॉपिक के अंदर कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लें।